आगामी चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी। सीएम आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी, अरविंद केजरीवाल के सामने प्रवेश वर्मा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का केजरीवाल पर बड़ा खुलासा। दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद किया, घाटे में धकेल दिया। दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए। दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित। नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। इस सूची में बीजेपी ने पूर्व लोकसभा सांसद परवेश वर्मा को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से टिकट दिया, तो वहीं पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को कालकाजी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी छोड़कर पार्टी में शामिल हुए कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा आदर्श नगर से राजकुमार भाटिया, बादली से दीपक चौधरी, रिठाला से कुलवंत राणा, नागलोई जाट से मनोज शौकीन और मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान, रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता, शालीबाग से रेखा गुप्ता, मॉडल टाउन से अशोक गोयल और करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम को बीजेपी ने मौका दिया है। वहीं आपको बता दें कि पटेल नगर से राजकुमार आनंद, तो राजौरी गार्डन से सरदार मजिंदर सिंह सिरसा और जनकपुरी से आशीष सूद के नाम शामिल है। वहीं आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी अहम सीटें थी जिस पर लेकर कई सारे नामों की चर्चा थी, जिसमें आपको बता दें कि पड़पतगंज सीट भी है, जहां से बीजेपी ने रविंद्र नेगी को मौका दिया है। करोल बाग से हमने आपको बताया कि किस तरीके से दुष्यंत गौतम जी को मौका मिला है। जंगपुरा से आपको बता दें कि तरविंदर मारवा को मौका मिला है। यानी साफ तौर पर कई सारी अहम सीटें थी, उन सीटों पर अब बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। तकरीबन 29 उम्मीदवारों की नाम की लिस्ट सामने आ चुकी है। अब ऐसे में आपको बता दें कि नई दिल्ली और कालकाजी दो हॉट सीट बताए जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सीट इस विधानसभा चुनाव में हॉट सीट माने जा रही है, क्योंकि दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल चुनाव लड़ रही है और कालकाजी से आतिशी दूसरी बार चुनाव लड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि यह हॉट सीट क्यों बना हुआ है। वहीं आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि वह दोनों सीट आसानी से निकाल लेगी, लेकिन अब इन दोनों सीट पर जिस तरीके से मजबूत प्रत्याशी उतारने का काम भाजपा ने किया है, इसके बाद अब केजरीवाल और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ चुकी है। वहीं नई दिल्ली सीट से परवेश सिंह को उतारने पर क्या कुछ उनका कहना है, जरा सुनिए। मैं मेरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर में विश्वास जताया। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी का, हमारी पार्टी के भारत सरकार में हमारे गृह मंत्री जी आदरणीय अमित शाह जी का और मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि जो पार्टी ने मेरे ऊपर में विश्वास किया है, मैं यहां से नई दिल्ली के जो हमारे वोटर्स हैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। बहुत सारे काम हैं। सबसे बड़ा काम है कि दिल्ली को आपदाओं से बचाना है। जो दिल्ली में जो सबसे बड़ी आपदा है वो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे माननीय केजरीवाल जी, क्योंकि जब दिल्ली में कोविड का समय था, दिल्ली के लोग ऑक्सीजन मांगते थे, तब वो एक बोतल के बदले में एक बोतल फ्री देते थे। जब हमने उनसे कहा कि दिल्ली के लोगों ने कहा हमारे काम करवा दीजिए, हमारी बस्ती को पक्का करा दीजिए, हमको मकान दे दीजिए, तो अरविंद केजरीवाल ने अपना शीश महल बनाया। मगर अब ये समय आया है बदलाव का। हमारे लोगों को, दिल्ली वासियों को झगड़े वाली सरकार नहीं चाहिए। दिल्ली वासियों को ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो बार बार अपने कामों का इल्जाम हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर में लगाए, हमारे एलजी साहब के ऊपर में लगाए। दिल्ली को झगड़ा मुक्त सरकार चाहिए, आपदा मुक्त सरकार चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये समय है बदलाव का, अलाव का,
ये समय है बदलाव के अलाव का। तो मैं सभी दिल्ली वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार सोच समझ के वोट दीजिएगा। जो सरकार आपने मोदी जी के ऊपर बनाई है, अगर वही पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं होगी। दिल्ली में केवल विकास होगा। दिल्ली में बहुत सारे काम हैं, चाहे वो यमुना को साफ करने की बात हो, दिल्ली में प्रदूषण कम करने की बात हो, चाहे दिल्ली वासियों को साफ पानी देने की बात हो, हमारी माताओं बहनों को पेंशन की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को पक्का मकान की बात हो, दिल्ली के झुग्गी वालों को प्लॉट के मालिकाना हक की बात हो। बहुत सारे काम हैं। ये सारे काम हमारी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगले महीने बनेगी और ये सारे काम हम करेंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने सुना कि परवेज साहिब सिंह जो है इस चीज के लिए पहले तो सबसे पहले पार्टी का धन्यवाद दे रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दे रही हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि किस तरीके से दिल्ली में कोविड महामारी के वक्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल शराब की बोतलें जो है बांट रहे थे और किस तरीके से कई सारे दिल्ली का काम जो है वो पेंडिंग पड़ा है, चाहे यमुना का मामला हो, चाहे पोल्यूशन खत्म करने का मामला हो। तो उन्होंने कहा कि जब भी बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी तो जो भी पेंडिंग काम है उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। वही अब बात कर लेते हैं कालकाजी सीट से, जहां से रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने मौका दिया है। क्या कुछ कहना है रमेश बिधूड़ी का इस पर, जरा सुनिए। जनता पार्टी नेतृत्व का, पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब का, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी का मैं हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे ऊपर यह भरोसा किया है कि कालकाजी की खोई हुई जो हमारी जमीन है उसको किस प्रकार से वापस लाने का काम करेंगे। 5 साल, पिछले 10 साल तो नार के जीवन केजरीवाल के चक्कर में पूरी दिल्ली भोग रही है इस आपदा के कारण, और ये आपदा झेली है 5 साल आतिशी मारलेना के रूप में भी कालकाजी वासियों ने। सड़कें टूटी पड़ी हैं, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। हम यहाँ पर मार्च में बजट सरकार का आएगा और मई बरसात से पहले पहले कालकाजी की 100% सड़कों को ठीक पक्का करके पानी की निकासी की व्यवस्था करने का काम करेंगे, क्योंकि पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। संगम विहार से जब हम पहली बार विधायक बने थे तो संगम विहार में बिजली लाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में हमने किया। संगम विहार के अंदर कम्युनिटी सेंटर जे ब्लॉक में बनाया, उसके बाद 10 साल में कुछ नहीं बना, वो हमने बनाया। संगम विहार में 2 F ब्लॉक में और H ब्लॉक शूटिंग रेंज में प्राइमरी स्कूल बने, वो हमने बनाया। 10 साल में कोई नया स्कूल नहीं बना। संगम विहार में सड़कें बनी जो कभी हुआ ही नहीं करती थी, गरीब लोग रहते थे, वो हमने शुरुआत की। और ओखला इंडस्ट्री एरिया की सड़कों का ये हाल था, जब ओखला हमारे अंडर आ गया, जुड़ गया, तो ओखले का कभी विकास इस बात की गवाही देगा। और कालकाजी में चाहे निवासपुरी में कम्युनिटी सेंटर बनाने का काम हो, चाहे कालकाजी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पुनसंस के पीछे डीडी के द्वारा बनाने का काम हो, चाहे पूर्णिमा सिटी अस्पताल जो इनके कारण हठधर्मी के कारण चालू नहीं हो पाई है 100 बेड की, उसको पूरा करने का काम डिस्पेंसरी का जो हमने बनाई हमारी कॉर्पोरेशन में, लेकिन दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया, वो अधूरी पड़ी है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। सरिता विहार का अंडरपास जो यहाँ के लोग नोएडा की तरफ जाए आए, उसको पूरा करने का काम हमने एमपी के रहते रहते उस टाइम पूरा करने का काम किया। तो जो डेवलपमेंट का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है उसके आधार पर कालकाजी के लोग आशीर्वाद देंगे। मुझे लगता नहीं है, लोगों से अगर पूछेंगे तो लोग ज्यादा बेहतर बताएंगे। सीएम आतिशी वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री है, ये उन्होंने खुद कहा है, तो वो सीएम तो है नहीं, खड़ाऊ है, और सीएम वो है, घोषणाएं को दूसरे लोग करते हैं। तो कालकाजी के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो किसी के पोपट को चुनेंगे तो पोपट के लिए किसकी चमचागिरी जाकर करेंगे, तो वो पोपट सीएम है आतिशी जी। और केजरीवाल ने तो बोल ही दिया है कि अगला मैं चेहरा हूं, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा। तो आतिशी जब मंत्री रहते कुछ नहीं करा पाई, तो अगली बार तो मंत्री भी नहीं रहेंगी, मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्री कैसे बनेगी बेचारी, तो इसीलिए वो अब विदा हो गई है। कांग्रेस से अलका लांबा को दिया गया, क्या कहे? अलका लांबा जी तो जबरदस्ती कांग्रेस ने धक्का देके भेजा है। पहले कांग्रेस ने 26 सीटें डिक्लेयर की थी, आतिशी ने अलका जी ने रिफ्यूज कर दिया, और रिफ्यूज करने के बाद अभी मैं उनके 2-4 जगह चैनल पर भाषण सुन रहा हूँ। मुझे तो बताते थे लोग कि यूनिवर्सिटी की नेता रही हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे बाकी लोगों को सबको ये मूर्ख समझते हैं केजरीवाल की तरह कि बिधूड़ी जी ने सांसद रहते हुए कुछ काम कालकाजी में नहीं कराए। जो बिधूड़ी जी के सेंटर के काम थे वो कालकाजी में हमने कराए, जो मैंने अभी 2 मिनट पहले बरात घर कम्युनिटी सेंटर डीडीए के माध्यम से गिरवाए। डीडीए के द्वारा हंसराज सिटी पार्क की आप स्थिति देखिए, क्या बढ़िया ब्यूटीफुल है। अंडर ब्रिज की जो मैंने बातें बताई हैं, हमने एलपीजी की लाइन यहाँ पर जुलेना से लेकर इस क्षेत्र के अंदर सेंटर में पेट्रोलियम कमेटी का चेयरमैन होते हुए यहाँ एलपीजी की लाइन लोगों को देने का काम किया है। तो जो केंद्र के अधीन डेवलपमेंट के काम थे वो प्रॉपर वे में उतने कालकाजी में हुए। अब राज्य सरकार के जो काम है, सीवेज सिस्टम, पानी लाना, पानी दोनों टाइम देना,
सुबह भी पानी मिले, शाम को भी पानी मिले, गंदे पानी की निकासी प्रॉपर में वो हो, सीवर मिला हुआ गंदा पानी ना हो, पाइपलाइन बदलने के लोगों को 6 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। अगर पाइपलाइन फट जाएगी पानी की तो उसके लिए बदलने पड़ते हैं। अब लोगों को 5 दिन ही चक्कर लगाने पड़ेंगे अगर कहीं पाइपलाइन फटेगी। जैसा कि आपने सुना कि रमेश बिधूड़ी जी कह रही हैं कि वो बीजेपी लीडरशिप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सभी का धन्यवाद जता रही हैं। तो साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि दिल्ली जो है अरविंद केजरीवाल की वजह से काफी ज्यादा सफर कर रही है, काफी ज्यादा जनता में निराशा है और कालका जी की जो जनता है उन्होंने सीएम आतिशी की वजह से अब यहाँ पर आपदा भी देख ली है, यानी आम आदमी पार्टी यानी आपदा पार्टी है और ऐसे में बीजेपी आती है तो बड़ा बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो वहीं अब बात कर लेते हैं एक और अहम सीट की जहां से दुष्यंत गौतम को मौका मिला है और ये सीट है करोल बाग। वहां से जिस तरीके से बीजेपी ने मौका दिया, क्या कुछ उनका कहना है इस मौके को लेकर, जरा सुनिए। बात करता हूं कि वो मुझे इस लायक समझती है कि मैं उनके जो लक्ष्य है दिल्ली की सेवा का उसको मैं पूरा कर सकता हूं और मुझे लगता है कि जनता का आज झुकाव भारतीय जनता पार्टी के प्रति है क्योंकि रिजर्व सीट है। जो आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि मैं दलितों को नौकरी मांगने वाला नहीं नौकरी देने वाला बनाना चाहता हूं और उसमें अनेकों ने कदम भी उठाए गए हैं और वहीं डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान और उसको सम्मान, डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान जो दिया है, दलित समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। ये सारे हमारे कार्यकर्ता, एक नेता कम होते हैं, कार्यकर्ता ज्यादा होते हैं, एक पार्टी के सिपाही हैं, इसलिए वो हर संघर्ष में आगे बढ़कर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ते हैं और उस पर लगता है कि हम कहीं ना कहीं इसमें कामयाबी हो। नहीं, ये तो पिछली बार भी कहते थे, हर बार कहते हैं आखिर बिल बढ़े क्यों। उन्होंने कहा बिल तो 0 आएगा, पानी का बिल आएगा नहीं, कौन से बिल माफ करेंगे। इसका मतलब है जो भी पीछे बोला है उन्होंने झूठ बोला है, बोगस बोला है, जनता को लूटने का काम किया है, इसलिए उनको पुनः उस झूठ को दोहराना पड़ रहा है। तो जैसा कि आपने सुना कि दुष्यंत गौतम जी जो है पहले तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी पार्टी का धन्यवाद जता ही रहे हैं, साथ ही साथ वो भी कह रही हैं कि किस तरीके से अब सारा जो समाज है वो बीजेपी के साथ है, दलित समाज भी आज बीजेपी के साथ है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी पार्टी ने हमेशा डॉक्टर BR अम्बेडकर को हमेशा जो इज्जत दी है, जो सम्मान दिया है, इसके तहत हमें पता है कि सभी का साथ हमारे साथ है, दलितों का साथ भी हमारे साथ है और बीजेपी जो है दिल्ली में सरकार बनाकर रहेगी। तो एक तरफ अगर आप देखेंगे तो बीजेपी नेताओं का कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा हाई है और दिल्ली में सरकार बनाने की बात कर रही है। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने केजरीवाल पर कई सारे खुलासे किए और बताया कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज 10,000 करोड़ रुपए का लोन चाहते हैं, लेकिन 10 सालों में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को और पीछे धकेलने का काम किया। दिल्ली आज घाटे में है और इसके लिए एक बहुत बड़ा जिम्मेदार कोई व्यक्ति है तो वो कोई और नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल है, जिसने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की जनता को दिया भी तो क्या, सिर्फ धोखा। और दिल्ली की जनता अब ये चीज समझ चुकी है और अरविंद केजरीवाल को माफ नहीं करेगी। क्या कुछ और कहना है सुधांशु त्रिवेदी का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की तो एक श्रृंखला है जो विगत 10 वर्षों से दिल्ली की जनता सह रही है, परंतु आज हम एक गंभीर विषय के ऊपर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अत्यंत गंभीर विषय के ऊपर हम अपना पक्ष रखेंगे और प्रतिदिन एक आपदा के बारे में बताएंगे। आज दिल्ली में वित्तीय आपदा क्या आई हुई है और जिसने दिल्ली की संपदा को किस प्रकार से लूटा है, उसके बारे में हम दिल्ली की प्रबुद्ध जनता और देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से दिल्ली यानी फाइनेंशियली दिल्ली वॉज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट स्टेट। संभवतः भारत में सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है
और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है, इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड एनएसएसएफ से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है, यह अनायास नहीं बनी है। उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था, यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी। यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है, 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है एनएसएसएफ, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया। फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित किया। और इसके अतिरिक्त एक और बात बताना चाहते हैं, जो केंद्र सरकार से सहायता मिलती है, ग्रांट इन एड, आप उस विपदा का स्वरूप समझिए, आपदा का स्वरूप समझिए। केंद्र सरकार से जो सहायता मिलती है वो उस पर निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 2014-15 में जो जीडीपी का 0.47% ये ग्रांट इन एड पर, यानी जो सीधे आपको एक प्रकार से दे दिया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, उस पर निर्भर थे, वह बढ़ते बढ़ते 2020-21 में 1.54 हो गई। यानी एक शब्दों में कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा प्राप्त होने वाले धन पर दिल्ली सरकार की निर्भरता 3 गुने से अधिक हो गई। और जो लाभ में चलने वाला बजट घाटे में आ गया। और इसके बाद इतना ही नहीं है, जो राजस्व होता है, यानी टैक्स कलेक्ट करते हैं, रेवेन्यू कलेक्शन में भी सरकार, जिसमें सरकार की एफिशिएंसी भी होती है। वैसे ठीक है, उन्होंने मतलब जब फ्री की वो एक बोतल के बदले एक बोतल बांटेंगे तो मानी हुई बात है, रेवेन्यू में कमी तो आएगी। अब रेवेन्यू कमी भी निरंतर वो बढ़ती चली जा रही थी, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि 10 साल में अगर आप देखें 2014-15 में जो राजस्व था वो 5.4% के आसपास था जीडीपी का। यानी कुल जो एक तरीके से आप समझिए कुल जो उत्पाद होता था दिल्ली में, उसका 5.4% वो टैक्स कलेक्शन करने में सफल होते थे, जो घटते 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 3 कुछ पे आ गया है, 3.9% पे। और ये मैं बता दूं कि देश में ये एवरेज 6.27 है। यानी पूरे देश में राज्यों का जो कुल औसत है वो है कि 6.27% राजस्व वसूलते हैं कुल जीडीपी का। वहीं ये घटते घटते देश के लगभग आधे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बहुत गंभीर प्रश्न है, किस प्रकार की वित्तीय अनियमितताओं के द्वारा, किस प्रकार दिल्ली के टैक्स पेयर की संपदा को लूटते हुए, उसका कुप्रबंधन करते हुए दिल्ली को इस भीषण आपदा में इन्होंने डाला है। और वैसे तो ये जहां रहते वहां आपदा में डालते हैं। आप पंजाब में जाके चेक कर लीजिए, वहां तो फुल स्टेट है। जो इन्वेस्टमेंट पंजाब में था आज से 3 साल पहले, और आज कितना हो गया है।
आज ही अगर आपने देखा होगा मीडिया में वह समाचार है कि पंजाब की महिलाएं केजरीवाल जी के आवास के बाहर आकर प्रदर्शन कर रही हैं। यह दर्शाता है कि दिल्ली में अगर आप ये बचाव करने का भी प्रयास करें कि फुल स्टेट नहीं है, तो जहां फुल स्टेट है वहां पे क्या स्थिति है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, आपने आकर, अब आम आदमी पार्टी वाले कहेंगे कि साहब हमने तो बहुत सारा खर्च किया है एजुकेशन और हेल्थ पे, तो हम बताना चाहते हैं ठीक है, आपने 40 से 45% खर्च किया, पर उसका आउटपुट क्या है? आज स्थिति यह है कि मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार दिखाई पड़ रहा है। आपने शिक्षा की बात कही, तो शिक्षा को लेकर न्यायालय ने आपके ऊपर टिप्पणी की हुई है। और इतना करने के बाद भी मैं दिल्ली की प्रबुद्ध जनता को बताना चाहता हूं, अब इन्होंने खजाना लूट कर खाली कर दिया है। तो मानी हुई बात है कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको काफी चुनौतियां रखनी पड़ेंगी कि इस खाली खजाने को किस प्रकार से भरे। और जो ख्वाबों ख्यालों में सोचते हैं इनकी सरकार कभी आई, तो ये समझ लीजिए वो ख्वाबों ख्यालों वाली सरकार में कि आगे ऐसी स्थिति होगी कि किसी भी चीज के लिए कोई धन बचने की स्थिति नहीं होगी। अब मैं बताना चाहता हूं केजरीवाल साहब को, आप कहते हैं कि आप गरीबों को देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिया जाता है फ्री का, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सीखिए। आपने बिजली फ्री देने की बात कही और शुरू में तो बिल 0 आते थे, तो पता ही नहीं कितना आपने खर्च किया और कंपनियों को पेमेंट होता था। वो सारा घोटाला सबके सामने आ चुका है, क्योंकि सरकार के खाते से नहीं जा रहा है, सरकार पेमेंट कर रही है बिजली कंपनियों को, और बिजली कंपनियां प्राइवेट हैं। देना है तो प्रधानमंत्री जी के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सूर्य घर बिजली योजना प्रारंभ की है, यानी सोलर पैनल्स लगाकर कोई भी अपने घर में बिजली बना सकता है। और 7.5 लाख लोग आवासों पर अब तक सोलर पैनल्स लग चुके हैं, यानी बिजली टोटली फ्री, न खजाने पर बोझ, न पर्यावरण पर बोझ, क्लीन एनर्जी, टोटल फ्री एनर्जी। और इसके अतिरिक्त इतना ही नहीं, वो परमानेंट फ्री, किसी को डराने की भी जरूरत नहीं है कि ये रहेंगे तो फ्री मिलेगा, वो रहेंगे तो फ्री नहीं मिलेगा, वो परमानेंट फ्री। और इसी के साथ साथ अगर आप अधिक बिजली उत्पादन करने में सफल हो जाएं तो बिजली विभाग आपसे बिजली खरीद भी लेगा, यानी बिजली फ्री भी और आमदनी की संभावना भी। मगर क्या बताएं, जो अपने को सबसे ज्यादा पढ़े लिखे होने का दावा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उन महोदय के ही को सिर्फ खजाना लूटना आता है, खजाना खाली करना आता है, दिमाग खाली रख के आते हैं। दिमाग का प्रयोग करें तो जो प्रधानमंत्री जी ने किस रूप में किया है, जब हमारी सरकार बनी तो सोलर पैनल्स, सबसे पहले सोलर अलायंस बना, फिर सोलर पैनल्स का प्रोडक्ट लिंक इटी स्कीम में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, अन्यथा हम टोटल बाहर से आयात करते रहते। और उसके बाद 22 जनवरी 2024 को, जिस दिन श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना का प्रारंभ हुआ। ऐसे आप सोचिए कि किस ढंग से विकास किया जाता है और किस ढंग से जनता को मुफ्त सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, सफलता के साथ और वित्तीय प्रबंधन के साथ। इसलिए अंत में मैं कहना चाहता हूं दिल्ली की जनता से, और देश की जनता भी सोचे कि नई राजनीति का प्रयोग करने वाले क्या होते हैं। बड़ा प्रसिद्ध दोहा है रहीमदास का कि रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानि परत सब कोय। अर्थात विपदा जो है वो थोड़े दिन की अच्छी होती है, क्योंकि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या आपके हित में है, क्या अहित में है, ये सब कुछ दिखाई पड़ जाता है। इसलिए मगर दिल्ली में ये विपदा, ये आपदा बहुत लंबी हो गई है, अब ये 10 वर्ष की हो गई है। इसलिए अब जागृत होकर दिल्ली की जनता को इस आपदा को, दिल्ली की संपदा को लूटने वालों को से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करना होगा। और हम आश्वस्त हैं कि वो इस दिशा में आगे बढ़कर इस आपदा के प्रबंधन में, इस आपदा के निवारण में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। तो जैसा कि आपने सुधांशु त्रिवेदी को सुना और जैसा कि हमने आपको बताया भी बीजेपी के लिस्ट के बारे में, जो पहली लिस्ट 29 उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ चुकी है, अहम सीट और उस पर अहम कैंडिडेट है। और जैसे कि केजरीवाल के खिलाफ मौका दिया है परवेज साहिब सिंह को, और वही आतिशी के खिलाफ जो है बीजेपी के उम्मीदवार है रमेश बिधूड़ी। इसी तरीके से दुष्यंत कुमार जी को भी मौका मिला है और तमाम अहम सीटों पर एक मजबूत कैंडिडेट उतारने का काम बीजेपी ने किया है। उनका बयान भी आपने सुना है, तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।